देखिए, क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस हमारी चल रही है। ज्योग्राफी ऑप्शनल का टॉपिक क्लाइमेटोलॉजी की क्लासेस हमारी चल रही है जलवायु विज्ञान की, जिसमें हमने 4 लेक्चर अपलोड किए हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है वे पहले उन लेक्चरों को देख लें। और चलिए आगे पढ़ाई चालू करते हैं, आगे पढ़ना चालू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। देखिए, ये हमने ले लिया, सी लेवल ले लिया। ये क्या है? सी लेवल। ये सी लेवल ले लिया। ये इक्वेटर ले लिया हमने। यहाँ पर ये इक्वेटर है। ये है, ये ध्रुव, इधर ध्रुव ले लिया, ध्रुव ले लिया। इससे हम लोग 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर इधर चलते हैं। विश्वत के ऊपर 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, और इधर हम लोग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं। ये देखिए, जो हमने इसके बारे में पहले आप लोगों को पहले बताया होगा, ये डायग्राम के बारे में। फिर ये 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलते हैं तो ये क्षोभ मंडल मिलता है हम लोग को। क्षोभ मंडल मिलता है, क्षोभ मंडल मिलता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? यहाँ बादलों का निर्माण होता है, बादलों का निर्माण होता है। संघनन की क्रिया यहीं पर चालू होती है, संघनन की क्रिया यहीं पर होती है। क्षोभ मंडल के ऊपर संघनन की क्रिया हमें नहीं मिलती। अब यहाँ से 18 किलोमीटर ले लेते हैं, 18 किलोमीटर की हाइट पर ले लेते हैं। और यहाँ से हम 8 किलोमीटर ध्रुवों की ओर हम 8 किलोमीटर की हाइट ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? हमारा क्षोभ सीमा है, क्षोभ सीमा है। ये क्या है? हमारा क्षोभ सीमा है। अब देखिए, जीरो से ये 18 किलोमीटर की ऊंचाई, यहाँ से क्या हो गया? ध्रुवों से ये 0 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर गैसों का आवरण इस तरह से है। गैसों का विस्तार इस तरह से, क्षोभ मंडल में गैसें इस तरह से हैं। ये क्षोभ सीमा हो गई। अब यहाँ हम देखते हैं कि 0 से 18 किलोमीटर पर इस पॉइंट पर तापमान कैसा है, क्योंकि हमने लैप्स रेट, पहले हम लोग लैप्स रेट पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तापमान इक्वेटर पर, विषुवत पर तापमान हम लोग मान लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ले लेते हैं 32 डिग्री सेल्सियस विषुवत का तापमान। और यहाँ पर ध्रुवों पर इसका तापमान कितना हम ले लेते हैं? ध्रुवों पर -10 डिग्री सेल्सियस का तापमान ले लेते हैं। तो फिर यहाँ पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान क्या होगा? देखिए, लैप्स रेट, ये पॉजिटिव लैप्स रेट के ऊंचाई के साथ तापमान यहाँ घट रहा है, ऊंचाई के साथ तापमान घट रहा है। तो यहाँ पर क्या, कितना तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यहाँ पे पाया जाएगा? -85 डिग्री सेल्सियस पाया जाएगा। अब ये तापमान -85 डिग्री सेल्सियस से निकाला कैसे जाता है? क्योंकि हमने बताया था 1 किलोमीटर पर तापमान का ह्रास दर क्या होता है। 1 किलोमीटर पर, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था 1 किलोमीटर पर तापमान का ह्रास दर क्या होता है? 6.4 डिग्री सेल्सियस होता है पर किलोमीटर पर। तो ये 18 किलोमीटर है, तो क्या होगा? 18 इंटू 6.4 डिग्री सेल्सियस होगा। माइनस इसमें से काट देंगे 32 डिग्री सेल्सियस। 32 डिग्री सेल्सियस को जब माइनस कर देंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 85 डिग्री सेल्सियस के लगभग इसी के बराबर आएगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कितना तापमान हो गया वायुमंडल का? यहाँ पर -85 डिग्री सेल्सियस हो गया। गैसों का यहाँ पर आवरण है ना, गैसों का। तो यहाँ पर इसका तापमान -85 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहीं इसी तरह इस ध्रुवों पर अगर हम तापमान निकालें, ध्रुवों पर तापमान निकालें, तो 8, हाइट इसकी क्या है? 8 किलोमीटर इंटू 6.4 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पर क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस है। 10 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर ध्रुवों पर, -10 डिग्री। अब इसमें घटाएंगे हम तो अप्रॉक्सीमेट ये मिलेगा
-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ पर मिलेगा। 45 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा। अब देखिए तापमान यहाँ पर 18 किलोमीटर के ऊपर -85 डिग्री का सेल्सियस मिल रहा है। तो क्या इसमें क्या कहते हैं, लैप्स रेट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव लैप्स रेट है, मतलब ऊंचाई के साथ तापमान में ह्रास हो रहा है। तो ये पॉजिटिव लैप्स रेट। और यहाँ से देखिए विषुवत से लेकर ध्रुवों के बीच अब यहाँ पर क्या होगा, तापमान कौन सा कम है, -85 डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत पर इसका तापमान कम है। तो यहाँ पर क्या जनरेट होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि तापमान कम होगा तो वायु नीचे बैठेगी। तो वायु अवतलित होगी, जब तापमान कम होगा तो वायु का अवतलन चालू होगा, अवतलन के कारण हाई प्रेशर बनेगा। वायु जब नीचे कंप्रेस करेगी तो हाई प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर के कारण। और ध्रुवों पर क्या है, इसके मुकाबले यहाँ पर हाई प्रेशर बन रहा है, इसके मुकाबले यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर बनेगा, लो प्रेशर का पॉकेट बनेगा। यहाँ पर हाई प्रेशर बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। तो जब हाई प्रेशर हमने देखा है कि क्या कहते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फिर क्या है, पौने जो हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर के उसमें चलने लगेंगी। ये जो पौने हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विषुवत से ध्रुवों की ओर संचरित होने लगेगी। और इसमें जब ये संचरित होगी तो क्या कहते हैं, और चूंकि यहाँ 18 किलोमीटर के ऊपर अगर हमें 50 किलोमीटर तक ये कौन सा मंडल हमको मिलता है, 50 किलोमीटर तक ये हमको मिलता है समताप मंडल मिलता है। ये पूरा 18 से 50 किलोमीटर के मध्य ये समताप मंडल मिलता है, हमको समताप मंडल मिलता है, ये पूरा समताप मंडल है। इसी में हमें 22 किलोमीटर के मध्य ओजोन मंडल मिलता है, 22 किलोमीटर के मध्य इसी में समताप मंडल का ही भाग है, ओजोन मंडल मिलता है, ओजोन मंडल मिलता है। तो समताप मंडल है, और चूंकि ये हाई विषुवत से ध्रुवों की ओर जा रही है तो ये जो अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पवनों का संचरण हो रहा है, तो ये ग्रेडियंट प्रवणता क्या हुई इसकी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसकी प्रवणता हुई। देखिए आगे हम प्रवणता के बारे में भी अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तो अभी आप ये जान लीजिए कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का संचरण हो रहा है, ग्रेडियंट किस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ लग रहा है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है ये। और दूसरी बात ये विषुवत से ध्रुवों की ओर क्यों जा रही है पौने, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, तो ये पौने विषुवत की ओर जा रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पौनों का संचरण हो रहा है। और ये फिर इसके बाद और इसमें ये भी देखना है कि इसमें जब पृथ्वी रोटेट करती है, जब अर्थ अपने अक्ष पर रोटेट करता है तो उससे हमें कोरियालिस बल के कारण भी ये पौने इस तरह रोटेट करती है, क्योंकि अर्थ ऐसे रोटेट करता है तो उसको रोटेट करने के तरफ पौनों का संचरण भी विषुवत से ध्रुवों की तरफ हो रहा है। तो इसमें कोरियालिस बल का भी वो मान लग रहा है, कोरियालिस बल भी लग रहा है। तो इन पौनों को अब हम क्या कहेंगे, इन पौनों को हम समताप मंडलीय, इन पौनों को हम कहेंगे समताप मंडलीय पछुआ पौने कहेंगे, पछुआ पौने, जो कि 18 डिग्री सेल्सियस से 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य, और ये 8 किलोमीटर से 50 किलोमीटर इनके मध्य जो विषुवत से ध्रुवों की ओर पौने चल रही हैं, तो ये समताप मंडल में चल रही है। और ये पछुआ पौने, समताप मंडलीय पछुआ पौने, देखिए पछुआ पौने अभी बहुत तरह की पछुआ पौने आएंगी, तो हम धीरे धीरे उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जानिए कि समताप मंडलीय पछुआ पौने इन्हें कहते हैं, जो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं। ये 50 किलोमीटर हो गया। इसके ऊपर क्या है, मध्य मंडल है, मध्य मंडल ये 88 किलोमीटर तक ये मध्य मंडल होगा। फिर इसके ऊपर हमने पढ़ा था कि 105 किलोमीटर पर कौन सी लेयर पाई जाएगी, ई लेयर पाई जाएगी। ई लेयर, इसमें ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल
आयनाइज नाइट्रोजन या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसमें। फिर इससे इससे ऊपर जाएंगे हमें तो 420 किलोमीटर के उस पे हमें क्या पाया जाएगा, एफ लेयर पाई जाएगी। एफ लेयर जिसमें ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे। फिर इसके ऊपर हम जाएंगे 620 पर, ये ऐसे ही 620 किलोमीटर, ये एक लाइन ऐसे पाई जाएगी। इसके ऊपर अब हमारा क्या होगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। इसके ऊपर हमारा क्या है, बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल जिसमें हाइड्रोजन हीलियम गैसेस ये पाई जाती हैं। यहाँ का कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 5865 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर ओजोन लेयर पाई जाती है 22 किलोमीटर के में। यहाँ पर ही चैपमैन लाइन पाई जाएगी। चैपमैन लाइन अभी हम बताएंगे चैपमैन लाइन क्या है। चैपमैन साइकिल है कि इक्वेटर पर, ये विषुवत पर ऑक्सीजन का उनके मॉलिक्यूल ओ का O2 में जुड़ना, ओजोन का निर्माण करना, तथा ये ओजोन को हाई प्रेशर के द्वारा, पवनों के द्वारा ये कहाँ भेजती हैं ओजोन को, ये ओजोन को पोल पर भेजती हैं, ध्रुवों पर भेजती हैं, ध्रुवों पर O3। और यहाँ पर फिर ये टूटकर, ये O+O2 में टूटकर फिर ये टूटते हैं, फिर ये बनते हैं, फिर ये ऐसे साइकिल चलती रहती है। तो इसको कहते हैं चैपमैन साइकिल। ये सब डिटेल में अभी हम लिखवाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया। चलिए फिर अब इसके आगे आप लिखिए। क्षोभ मंडल तो हो गया था। अब यहाँ एक चीज़ और देखना है, क्षोभ सीमा इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेरिक लिट कहते हैं, इसको ट्रोपोस्फेरिक लिट कहते हैं, ये क्षोभ सीमा है। अब देखिए इसके आगे आप अब लिखिए। अब जो भी अब जब आप लिखेंगे तो अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर लिखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। क्षोभ सीमा को ट्रोपोस्फेरिक लिट कहते हैं। क्षोभ सीमा को ट्रोपोस्फेरिक लिट कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर मौसमी दशाएं अनुपस्थित होती हैं, क्योंकि इसके ऊपर मौसमी दशाएं अनुपस्थित होती हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर संघनन के कार्य अनुपस्थित हो जाते हैं। क्षोभ सीमा के ऊपर संघनन के कार्य अनुपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि क्षोभ सीमा के ऊपर, इसके ऊपर फिर संघनन के कार्य नहीं होते। बादलों का निर्माण होना, वर्षा होना, ये जो उथल पुथल होता है वायुमंडल में, ये क्षोभ सीमा तक होता है। इसके ऊपर क्या कहते हैं, संघनन नहीं होता, बादलों का निर्माण नहीं होता। 0 से 18 किलोमीटर के मध्य ही बादलों का निर्माण होना, वर्षा होना, जो मौसमी दशाएं हैं उनका होना, आंधी तूफान, मौसमी दशाएं और मौसमी दशाओं का बनना, तो ये 0 से 18 किलोमीटर के मध्य ये क्षोभ सीमा तक ही रहते हैं। तो लिखिए, क्षोभ सीमा के ऊपर संघनन के कार्य अनुपस्थित हो जाते हैं क्योंकि ओजोन मंडल प्राप्त होता है एवं ओजोन के द्वारा परावैंगनिक किरणों के अवशोषण से तापमान में वृद्धि होती है तथा समतापमंडल में तापमान की विलोमता की दशा पाई जाती है। तथा समतापमंडल में तापमान की विलोमता की दशा पाई जाती है। तथा समतापमंडल में तापमान की विलोमता की दशा पाई जाती है। 16 से 32 किलोमीटर के मध्य 16 से 32 किलोमीटर के मध्य 16 से 32 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है। 16 से 32 किलोमीटर के मध्य ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है तथा 22 किलोमीटर के पास
22 किलोमीटर के पास सर्वाधिक सघन ओजोन संस्तर प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक सघन ओजोन संस्तर प्राप्त होते हैं, जिसे चैपमैन लेयर कहते हैं। चैपमैन लेयर कहते हैं, जिसे चैपमैन लेयर कहते हैं। चैपमैन साइकिल के अनुसार विषुवत के ऊपर ओजोन का निर्माण होता है। विषुवत के ऊपर ओजोन का निर्माण होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस क्योंकि यूवी रेस नवजात ऑक्सीजन O को क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस नवजात ऑक्सीजन O को O2 के साथ एक रासायनिक बंध में फोटोकेमिकल रिएक्शन से या रिएक्शन के द्वारा बांधती हैं, जिससे O3 बनता है। इस O3 को समतापमंडलीय पछुआ पौने ध्रुवों की ओर विस्थापित करती हैं, जहां यूवी रेस का अभाव होता है। चूँकि ध्रुवों पर अल्ट्रावायलेट किरणों का अभाव होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश बहुत कम वहाँ पहुँचता है। 6 महीने अनुपस्थित तथा 6 महीने कमजोर यूवी रेस प्राप्त होती हैं। लिखिए जहाँ यूवी रेस का अभाव होता है, ध्रुवों पर यूवी रेस के अभाव के कारण पुनः नवजात ऑक्सीजन स्वतंत्र हो जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखना है। चलिए लिखिए, अतः ओजोन क्षरण एक नैसर्गिक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है। हालांकि वर्तमान में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र पाए जाते हैं। इसका अर्थ है वैसे छिद्र जहां ओजोन संस्तर का दुर्बलीकरण हुआ है। इसका संबंध मानव जनित कारकों से भी है। जैसे औद्योगिक क्रांति में यूरोप में CFCs HFCs का उत्पादन इन गैसों को ओजोन भक्षी गैस भी कहते हैं। इन गैसों को ओजोन भक्षी गैस भी कहते हैं, जो समतापमंडलीय पछुआ के द्वारा ध्रुवों की ओर परिवहित हुआ है। देखिए जो यहाँ पर वो हुआ है, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ये भी तो या ऊपर उठकर ये मंडलीय पछुआ के द्वारा यहाँ पर प्रवाहित हुए हैं ध्रुवों पर, तो इसे ओजोन भक्षी गैस भी कहा गया है। इन गैसों को बहुत ही हानिकारक गैस होती हैं। एक अन्य कारक समताप मंडलीय बादलों का
भी माना जाता है। एक अन्य कारक समतापमंडलीय बादलों को भी माना जाता है जो नाइट्रोजन गैस एवं सल्फर गैस के समायोजन से बनता है। जो नाइट्रोजन गैस एवं सल्फर गैस के समायोजन से बनता है। ये बादल है नाइट्रोजन गैस एवं सल्फर गैस के समायोजन से बनता है। जो नाइट्रोजन गैस एवं सल्फर गैस के समायोजन से बनता है या उनका संघनित रूप है तथा यह बादल अल्ट्रावायलेट रेस को O3 मंडल में प्रवेश नहीं होने देते। अल्ट्रावायलेट रेस को O3 मंडल में प्रवेश नहीं होने देते। देखिए ये है हमारा साउथ पोल। ये हम ले लेते हैं साउथ पोल ले लेते हैं। ये ऊपर ये जो होल हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल है। ओजोन होल ये ऐसे पाया गया है। ये ओजोन का संस्था पाया गया है। ये ओजोन का होल है, उत्तरी होल ध्रुवों पर ये है। ये ध्रुवों पर ओजोन। चलिए अब आगे लिखिए इसके। देखिए यहाँ 50 से 88 किलोमीटर के मध्य 50 से 88 किलोमीटर के मध्य तापमान पुनः ऊंचाई के साथ घटने लगता है। तापमान जो है ऊंचाई के साथ घटने लगता है। यह संक्रमण क्षेत्र है। 88 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्लैनेटरी फ्रैक्शन लाइन प्राप्त होती है। ये इसे कहते हैं हम प्लैनेटरी फ्रैक्शन लाइन। इसे हम बोलते हैं प्लैनेटरी फ्रैक्शन लाइन प्राप्त होती है। ये 88 किलोमीटर की ऊंचाई। अब ये क्या है प्लैनेटरी फ्रैक्शन लाइन? यहाँ पर क्या है, जो हम उल्का पिंड आते हैं, जो अर्थ में प्रवेश करना चाहते हैं, जो उल्का पिंड आते हैं, बाहरी पिंड आते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना जो इसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये घर्षण के कारण ये जल जाते हैं घर्षण के कारण। तो आगे लिखिए प्लैनेटरी फ्रैक्शन लाइन प्राप्त होता है जिसके नीचे उल्का घर्षण के कारण जल के भस्म हो जाता है। यहाँ नॉक्टिल्यूसेंट बादल मिलते हैं। नॉक्टिल्यूसेंट बादल मिलते हैं जो रात को चमकने वाले बादल हैं जिन्हें ध्रुवों से देखा जा सकता है। ये बादल प्री कैम्ब्रियन ज्वालामुखी के गैसों के संघनन हो सकते हैं। अथवा औद्योगिक क्रांति के प्रदूषक हैं जिनका संघनन हो गया है। अब आगे लिखिए इसमें तापमंडल में पुनः नेगेटिव लैप्स रेट प्राप्त होती है। अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है जिसका कारण है गैसों का अत्यंत विरल होना तथा अल्फा बीटा गामा रेस एवं अल्ट्रावायलेट रेस
एवं अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा, अल्फा बीटा गामा रेस एवं अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा इन गैसीय कणों का अवशोषित होना, इन गैसीय कणों का अवशोषित होना। चलिए ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं। तापमंडल के दो भाग हैं। तापमंडल के दो भाग हैं। लिखिए पहला आयन मंडल। तापमंडल के दो भाग हैं। आयन मंडल, आयन मंडल में लिखिए आयन मंडल गैसें आयनीकृत हैं। आयन मंडल में गैसें आयनीकृत हैं तथा यहाँ आयन मंडल में गैसें आयनीकृत हैं तथा यहाँ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन तथा यहाँ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का संस्तरीकरण मिलता है तथा यहाँ नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का संस्तरीकरण मिलता है। ये जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संस्तरीकरण मिलता है आयन मंडल में। इसे ई लेयर 90 to 105 किलोमीटर पे ई लेयर, इसे कैनली हेविसाइट लेयर भी कहते हैं। इसे कैनली हेविसाइट लेयर भी कहते हैं। कैनली हेविसाइट लेयर, इसे कैनली हेविसाइट लेयर भी कहते हैं। एन गैस से नाइट्रोजन गैसें के आयनीकृत होने से, नाइट्रोजन गैसें के आयनीकृत होने से इसका निर्माण हुआ है। नाइट्रोजन गैसों के आयनीकृत होने से इसका निर्माण हुआ है। दिन में सशक्त होती हैं। दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती हैं, जिससे अल्प दूरी के संचार सेवाएं संभव है। ये संचार के उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, संचार के फील्ड में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, क्योंकि दीर्घ तरंगे होती हैं वो सिग्नल का काम करती है ना। दीर्घ तरंगे जो निकलती हैं टावरों से, उसको ये परावर्तित करके जहाँ पे ग्राउंड पर फिर से भेज देती, तो ये यहाँ पर परावर्तित करती हैं। ये इनको दीर्घ तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिससे अल्प दूरी के संचार सेवाएं संभव होती हैं। एफ लेयर ओ गैस के आयनीकृत होने से बना है। एफ लेयर ओ गैसों के आयनीकृत होने से बना है। रात्रि को सशक्त होता है। एफ लेयर जो है वो रात्रि को सशक्त होता है। शॉर्ट रेडियो वेव को परावर्तित करती, जो शॉर्ट रेडियो वेव है, ये देखिए शॉर्ट रेडियो वेव है, उसको परावर्तित करता है, जिससे लंबी दूरी का संचार सुविधा स्थापित होती है। लिख लिए, जिससे लंबी दूरी का संचार सुविधा स्थापित होती है। इसे एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं। एप्लीकेंट है क्या? एप्लीकेंट है, इसे एप्लीकेंट लेयर भी कहते हैं। बहिर्मंडल में, अब लिखिए बहिर्मंडल में गैस अत्यंत विरल हैं। बहिर्मंडल में गैस अत्यंत विरल हैं तथा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। एडल्पियल क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। ये लेयर बहिर्मंडल में गैस अत्यंत विरल हैं तथा ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा यहाँ तापमान 58,565 डिग्री सेल्सियस होता है तथा यहाँ तापमान 5,865 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब देखिए समताप लिख लीजिए और आगे समताप मंडल में कई संस्तर पाए जाते हैं, कई संस्तर पाए जाते हैं तथा प्रत्येक संस्तर में राजदर एक समान होती है, तथा प्रत्येक संस्तर में राजदर एक समान होती है, अतः इसे समताप मंडल कहते हैं, अतः इसे समताप मंडल कहते हैं। चलिए ये हो गया। अब इसके आगे हम लोग बताएंगे आपको, इसके आगे का लेक्चर होगा ऑरोरा बोरेलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आयनाइजेशन, टेम्परेचर एंड हीट बजट के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप स्टडी। थैंक यू वेरी मच।